गुड इवनिंग दोस्तों, 7 बज चुके हैं। बाल अच्छे लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं? आज इन लोगों ने मेरा नए तरीके का बाल का थोड़ा सा किया, इसी वजह से टाइम लग गया। खैर, आज जिस विषय पे बात करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं और मैं चाहता हूँ इस विषय को थोड़ा समझो। वो विषय ये है कि हम सब इस बात से भली भांति परिचित हो चुके हैं कि कोरोना जो था वो कोई भी बहुत बड़ी बीमारी नहीं थी, कम से कम महामारी तो नहीं थी। और महामारी के नाम पे हमको जिस तरीके से डराया गया, जिस तरीके से हमारे साथ हमें गुलामी की आदतों में जीना सिखाया गया, वो आते हम सबको पता है और मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि वो किस दिशा में जा रही है। और ये भी बता चुका हूँ कई बार कि इस दिशा में जो जा रही है वो कौन लोग ये प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आज थोड़ा सा उसमें डिफरेंट कुछ चीज़ें हैं जिनको मुझे लगा कि वक्त आ गया कहने का, तो मैं कहने के लिए आया। कोई भी विचार, कोई भी संगठन, कोई भी व्यक्ति, कोई भी राष्ट्र, इवन कि कोई भी आतंकवादी संगठन, कोई भी बुरा इंसान और कोई भी अच्छा इंसान ऐसा नहीं होता जिसके विपरीत में कुछ और शक्तियां काम न करती। ऐसा ही ये जो कोरोना के साजिश करता हैं, इनके संबंध में भी है। हमेशा सा नेचर का एक खूबी रही है, नेचर बैलेंस करता है। कभी कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है तो फिर दूसरी चीज़ को मौका देता है उठने का, तो नेचर बैलेंस करता है। जैसे कि पृथ्वी ऊपर से ठंडी है लेकिन अंदर आग का गोला है, ये बैलेंसिंग है। गर्मी बहुत आती है तो फिर बरसात भी आती है, ये बैलेंसिंग है। एक आदमी की ज़िंदगी में दुख आते हैं तो सुख आते हैं, ये बैलेंसिंग है। और इवन कि सुख होते हैं तो दुख भी आते हैं, ये भी बैलेंसिंग है। तो ये सारी चीज़ें बैलेंसिंग हैं। लेकिन अगर इस संबंध में बैलेंसिंग पे जब जब काम का वक्त होता है, अगर हम ये माने कि सब चीज़ बैलेंसिंग है, हमारा कोई रोल नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम नेचर का पहिया रोक देंगे। कृष्ण ने गीता में एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कही थी कि मुझे किसी भी प्रकार के कर्म की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ, क्योंकि इंसान होने के नाते जो भी मुझे सही लगता है उसको करने का मेरा अधिकार है और वो मुझे करना चाहिए। यदि मैं रुक जाऊँगा तो सृष्टि का चक्र रुक जाएगा। तो मैं इसको ऐसे कहता हूँ, जो विरोध करते हैं उनको भी पूर्ण अधिकार है, जो समर्थन करते हैं उनको भी पूर्ण अधिकार होना चाहिए। जब जब कभी एक ही दिशा में बहुत तेज़ी से काम होता है, दूसरी दिशा में लोग शांत हो जाते हैं, तब तक सृष्टि का बैलेंस बिगड़ता है। तो इसी के तहत बात यह है कि कोरोना के जो साजिश करता हैं, कुछ लोग इनके खिलाफ भी हैं कि कैसे इन्हें तोड़ा जाए। वो खिलाफ जो हैं वो लोग सामने नहीं आते, लेकिन समय समय पे कुछ लोग हुए हैं जिन्होंने आवाज़ें उठाई हैं और इनकी स्पीड को हल्का किया है। वो जो लोग अचानक ऐसी चीज़ें करते हैं, इनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, वो लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं कोई मानव हृदय रखते हैं। कुछ ना कुछ उनके हृदय में परिवर्तन होता है और जिसकी वजह से वो अचानक इनकी ही जो गाड़ी है उसको ब्रेक लगाने का काम करने लगते हैं। ऐसा ही इस समय भी हो रहा है। पहले भी बहुत बार हुआ है, तब शायद मैं नहीं था, या तब शायद इंटरनेट नहीं था, या तब शायद किसी ने नहीं कहा हो, मैं ज़्यादा इस संबंध में नहीं जानता। लेकिन ऐसा बहुत बार हुआ है कि इनके खिलाफ लोगों ने आवाज़ उठाई और हमेशा ही इन्होंने एक खास तरीके की साजिश के तहत उनको दबाया है। क्योंकि ये लोग शातिर हैं, अधिकतर इतने ज़्यादा शातिर हैं कि बहुत प्लान करके चलते हैं कि हमें कोई आदमी अगर धोखा देगा तो हम किस तरीके से उसको तबाह करेंगे।
इनमें ही बहुत समय पहले की बात है कि जब इनको एक धोखा दिया था हिटलर ने इनके खिलाफ काम शुरू कर दिया था, अपने तरीके से अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना, इन सब का विरोध। तो इन्होंने हिटलर को पूरी दुनिया में टेररिस्ट घोषित कर दिया, एक तरीके का आतंकवादी है। हिटलर नाम ही अपने आप में आतंकवाद का पर्यायवाची हो गया। तो हिटलर को इस तरीके से इन्होंने घोषित कर दिया और बाद में पूरी दुनिया ने उसे घेर के ख़त्म करने का काम किया। फिर ऐसे जब जब इन्होंने कुछ चीज़ें की और लोग आए, जिनमें करंट का मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि पहले तो ये लोग प्लान करते हैं। आपको शायद मनमोहन सिंह के बारे में कुछ बातें हैं जो नहीं पता, वो आज बता रहा हूं। मनमोहन सिंह विश्व बैंक में काम करते थे और आप सब जानते हैं कि राजनीति में वो ऐसे सक्रिय नहीं रहे कि बहुत चुनाव लड़ना और जीतना, ये सब उनके काम नहीं रहे। लेकिन एक दौर ऐसा आया कि सोनिया गांधी ने अपनी गद्दी छोड़ी मनमोहन सिंह को बैठालने के लिए। निश्चित ही ये लोग सीधा किसी व्यक्ति को जिसे काम कराना होता है उसे सीधा नहीं बैठालते, उसे किसी के मार्फत बैठालते हैं कि ज़रूरत पड़ने पे उस पर दबाव बनाया जा सके। तो मनमोहन सिंह को इन्होंने बाया बैठाला, किसी के माध्यम से बैठाला और कोशिश ये थी कि इनका काम वो करते रहें। उन्होंने कुछ साल तक इनके काम किए भी, लेकिन फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि आखिरी के 4-5 सालों में मनमोहन सिंह का कुछ हृदय परिवर्तन हुआ और हृदय परिवर्तन के तहत मनमोहन सिंह ने कुछ काम देश के हित के लिए करना शुरू किए, उनके हित में ना करके। और जब ऐसा हुआ तो आप सबको ये भी पता है कि सोनिया गांधी ने और सब लोगों ने उनके ऊपर प्रेशर बनाया। उसकी बहुत अच्छी फिल्म भी बन चुकी है और भी कई चीज़ें हैं कि मनमोहन सिंह पे प्रेशर बनाया जाने लगा। लेकिन स्थिति ये हो गई थी कि 10 साल जो रहा हो उसको हटाना इतना आसान नहीं था, वरना कांग्रेस खुद ही लपेटे में आ जाती। तो फिर एक घटना घटी कि मनमोहन सिंह ने आखिरी के 2-3 साल जब वो सत्ता में थे तो उन्होंने 200 टन सोना खरीदा देश की इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए। 200 टन जो सोना खरीदा, इसकी शायद आप लोगों को खबर ना हो, ये बात मीडिया ने नहीं दिखाई, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि मीडिया भी उन्हीं के इशारों पे चलता है। वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं तो फंडिंग भी करते हैं अपने तरीके से और बहुत सी न्यूज़ों को इधर उधर करते हैं, साथ साथ उनके खुद के भी कई चैनल्स हैं। तो मीडिया का सदा से उन्होंने उपयोग किया इंसानों को गुलाम बनाने में सहयोग करने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में मनमोहन सिंह जब आखिरी के 2 साल तक बहुत सोना खरीदने लगे तो एक रिपोर्ट है, आप सब नेट पे सर्च मार के देख सकते हैं, या फिर मुझे ही किसी से कहना पड़ेगा भाई वो न्यूज़ निकालो और दिखाऊं। तो मनमोहन सिंह ने जब ये किया तो विश्व बैंक की तरफ से उनको ये पूछा गया कि आप किस वजह से सोना खरीद रहे हो, आपके ऊपर हमारा लोन है, सब है, आप सोना खरीद रहे हो, इस तरीके का एक चिट्ठी भेजी गई। उस चिट्ठी का जवाब चिदम्बरम ने ये कह के दिया कि हमारे देश में इस तरीके के त्यौहार पड़ते हैं जिसमें सोने की खरीदारी होती है, तो इस वजह से हमने सोना खरीदा। वो एक बहानेबाजी थी। लेकिन जब ये बहानेबाजी उन्हें समझ में आ गई कि ये काम तो हमारा कर नहीं रहा और हमारे खिलाफ ही अब शुरू कर दिया है, तो उस कंडीशन में अचानक, जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं अच्छा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हम सब जानते हैं रेप होते रहते हैं, हत्याएं होती रहती हैं, बहुत सी चीज़ें सदा चलती हैं नेचर में। लेकिन अचानक एक निर्भया रेप केस हुआ जिसको इतना ज़्यादा उठाया गया और उससे थोड़े समय पहले मनमोहन सिंह, राहुल गांधी का पप्पू अप्पू, ये सब एक माहौल क्रिएट करने लगे थे। और फिर उसके बाद निर्भया केस जब मिला तो अचानक ही बहुत सारे संगठन जो कभी आपको नज़र नहीं आए सड़कों पे, उनके पास फंडिंग आ गई, वो सड़कों पे नज़र आने लगे। कुछ नए नेता उसमें उभर के आए, जिसमें कि हम केजरीवाल को भी कह सकते हैं। बहुत तरीके की राजनीति में उथल पुथल हुए और वो सब माहौल ऐसा बना कि बीजेपी उस समय सत्ता में आई। मैं यहाँ पे कांग्रेस के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ एक सिचुएशन बता रहा हूँ कि हमारे देश को जो भी चलाते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं और प्रधानमंत्रियों के ऊपर भी अपने तरीके के दबाव होते हैं और अपने तरीके की पावर्स भी होती हैं कि वो चाहें तो उन दबाव से मुक्त होकर काम कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में मनमोहन सिंह को जो था वो गद्दी हटनी पड़ी।
जब उनसे गद्दी चली गई तो उसके बाद आप सब जानते हैं बीजेपी आई। अब आने के पीछे बहुत लोग अपने तरीके के मुद्दे लेके आते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि ईवीएम षड्यंत्र है। मैंने भी बोला है ईवीएम एक षड्यंत्र है, और षड्यंत्र बहुत बड़े लोगों के कंट्रोल में, वो जिसको चाहे बना सकते हैं। उसकी फिर कभी और चर्चा कर लेंगे। पुराने वीडियो मेरे ईवीएम पे हैं, वो आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। तो इस तरीके से एक सरकार वो लेके आ गए, पब्लिक में माहौल बना ही दिया था, सरकार लेके आ गए। उस सरकार के बाद बहुत सारे काम हुए जो लगभग विश्व बैंक के फेवर में ही जाते हैं, जिसके बारे में भी मैं समय समय पे वीडियो में बोल चुका हूँ। जैसे कि नोटबंदी, जीएसटी का होना, और भी कई तरीके के ऐसे काम जो विश्व बैंक और इन सब जो साजिश करता है इनके फेवरेबल वर्क थे, तो वो होते रहे। फिर अचानक कोरोना का आ गया मामला सामने। कोरोना का मामला जब सामने आया तो कहीं ना कहीं एक माहौल बना। एक कितना भी अगर रूग्ण इंसान हो या कितना भी ऊंचा इंसान हो, अगर मानव हृदय उसके पास है तो बहुत हद तक संभावना है कि वो जो है बदल सकता है। उसके अंदर संभावना है, सदा ही बदलने की संभावना है। तो कहीं ना कहीं इस माहौल में बहुत सी चीज़ें ऐसी होनी शुरू हुई तो मेरा मानना है कि मोदी जी के हृदय में भी बहुत सारे परिवर्तन आने शुरू हुए। लेकिन इससे पहले मैं मोदी के हृदय परिवर्तन की बात करूं, मैं एक और परिवर्तन की बात करता हूं, और वो हृदय परिवर्तन आया हमारे ट्रंप के हृदय में। ट्रंप ने जब ये कोरोना हुआ, आप सबको पता होगा कि कोरोना में आप लोग बोलते हैं अमेरिका में लॉकडाउन है। अमेरिका में लॉकडाउन कोरोना में ट्रंप ने नहीं किया। उसने कभी मास्क नहीं लगाया, इस तरीके की चीज़ नहीं की। उसने ये तो कहा कि ये साजिश है और ये चीन की है या WHO मिला हुआ इसके साथ कर रहा है, ये सब बातें तो कहीं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई एक बड़ा हृदय परिवर्तन भी था कि उसके तहत उसने बहुत सी चीज़ों का विरोध किया। और ट्रंप ने कुछ काम ऐसे कोरोना काल में किए हैं जिसकी सूचना आप लोगों पे नहीं आई लेकिन आनी चाहिए। जैसे कि एक फेडरल रिजर्व बैंक है अमेरिका का, फेडरल रिजर्व बैंक को जो था वो ट्रंप ने सरकार के कब्जे में ले लिया। पहले ये प्राइवेट चल रहा था और ये वहाँ बहुत कुछ करता था, सबसे बड़ा बैंक था। इसको उन्होंने अपने कब्जे में लिया। उसके बाद उनका कुछ और फैसले भी हुए जिसमें लॉकडाउन का वो लगातार विरोध करते रहे, लेकिन वहाँ के गवर्नर्स और जो होते हैं मेयर्स वगैरह, वो सारे लोग लॉकडाउन के फेवर में रहे और ट्रंप की उनकी लड़ाई चलती रही। अमेरिका में जो लोग रहते हैं या वहाँ से जुड़े हुए हैं उनको जानकारी होगी कि वहाँ जो लॉकडाउन का विरोध कर रहे हैं वो ट्रंप समर्थक हैं। जो सड़कों पे निकल के लॉकडाउन का विरोध कर रहे हैं वो ट्रंप समर्थक हैं। तो ट्रंप कहीं ना कहीं एक अलग ढंग से काम कर रहा था। फिर ट्रंप ने और काम भी किए जिसमें WHO का फंडिंग रोक देना, और अभी परसों एक बहुत बड़ा काम किया, और वो काम था कि ट्रंप ने जो G7 समूह है, G7 समूह एक 7 देशों का समूह है जो टॉप देश हैं, और वो बहुत सारे फैसले लेता है दुनिया के हित में, लेकिन पीछे से उन्हें कंट्रोल यही सब लोग करते हैं जो साजिश करता है कोरोना के, रॉकफेलर और ये सब लोग। तो इन लोगों के खिलाफ एक तरीके का फैसला लिया गया कि इन्होंने G7 जो समूह है वो निरस्त कर दिया। ट्रंप ने एक और फैसला लिया और उस पर एक्शन लेने जा रहा था, और वो था ये सोशल नेटवर्किंग पे बैन लगाना, कई तरीके के बैन, क्योंकि सोशल नेटवर्किंग हमारी बहुत तरीके की इन्फॉर्मेशंस को इधर उधर करता है। कभी वो चाहता है तो कोई ख़ास तरीके की इन्फॉर्मेशंस को बहुत पब्लिक के बीच फैला देता है, कभी चाहता है तो बहुत अच्छे अच्छे वीडियो भी बहुत फैल नहीं पाते, बहुत अच्छे अच्छे लोगों के वीडियो वो डिलीट भी कर देता है। ये सोशल मीडिया भी करता है, और साथ साथ जो है ये हमारे फेसबुक और ये सब जितने भी प्लेटफॉर्म हैं सब करते हैं। आपने सुना होगा लोगों के वीडियो हटा दिए जाते हैं फेसबुक से, यूट्यूब से, ऐसा होता है। और बहुत से बकवास वीडियो हैं वो पड़े हैं, उनके लिए कोई तैयारी नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें ट्रंप ने की, लेकिन जब ये ट्रंप कर रहा था तो इनके खिलाफ भी वही साजिश की गई जो कभी हिटलर के खिलाफ हुई, कभी मनमोहन सिंह के खिलाफ हुई। और वो साजिश यही थी कि अचानक फिर अभी एक घटना घटी है, आप सबने देखा कि अश्वेत एक नागरिक वहाँ पे एक पुलिस वाले ने मार डाला।
ऐसा ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, बहुत बार ऐसा हुआ कि अश्वेत और श्वेत नागरिकों के बीच या पुलिस वालों के माध्यम से कई लोगों की हत्या हो गई। ये होता है ये, क्योंकि पुलिस वाला यहाँ पे देखना नहीं, यहाँ तो एक मैन टू मैन देखो कि एक व्यक्ति ने ऐसी गड़बड़ कर दी अपने भावावेश में आके। लेकिन ये घटना इतनी ज़्यादा बड़ी कर दी गई कि आज सुबह की न्यूज़ मैंने देखी थी कि ट्रंप जो थे वो बंकर में ले जाए गए सुरक्षा के लिए। ट्रंप बंकर में ले जाए गए और पूरे अमेरिका में इस समय जो है उपद्रव चल रहा है। काफ़ी सारे शहर, लगभग 40 शहर जो हैं वहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है। पब्लिक लूटपाट कर रही है, वाइट हाउस के पास हमले हुए हैं, रोडों पे आगजनी हुई है और एक बहुत ज़बरदस्त हिंसक प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो समझा रहे हैं कि ये सब मत करो मत करो, हम लोग आपस में ना लड़ें। लेकिन कुछ लोग अचानक उपद्रव पे उतारू हैं। ये उपद्रव पे जो उतारू हैं वो कुछ संगठन होंगे, जैसे मैं बोलता हूँ कुछ संगठन हैं, उनको फंडिंग आ जाती है, अचानक पीछे से आ जाते हैं बाया 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 बाया, और वो बाया बाया होके वो लोग सब एक्टिव हो जाते हैं और लगता है किसी एक व्यक्ति के खिलाफ माहौल है। तो ट्रंप के खिलाफ बहुत माहौल बनाया गया। साथ साथ कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रहा हूँ कि जिस तरीके से ट्रंप के खिलाफ माहौल बनाया गया, और ट्रंप हमेशा से एक चीज़ बोलता रहा है, मैंने उसको नोटिस किया कि ट्रंप अक्सर अपनी बातों में कहता रहा कि मैं मोदी के बड़े फेवर में हूँ, मैं मोदी के बड़े पक्ष में हूँ। मेरे ख्याल से कि अगर इतने बड़े साजिशकर्ताओं के खिलाफ मोदी और ट्रंप एक साथ होते तो घटना कुछ और हो सकती थी। ये दुनिया पलट सकती थी कि दो देश, भारत और अमेरिका, अगर मिलके एक विषय को उठा दें तो मामला कुछ होता। लेकिन शायद दोनों संग थे नहीं, लेकिन वो कोशिश करता रहा कि मोदी जी संग में आ जाएं, मोदी जी संग में आ जाएं। उसने कुछ कोशिशें की और मुझे ऐसा लगता है कि उन कोशिशों के परिणाम कुछ हुए। कुछ परिणाम ये हुए कि मोदी जो हैं वो आए, फेवर में आए। अभी लॉकडाउन 5 इस स्थिति पे, जिसको बोलते हैं अनलॉक, ये अनलॉक 1, इस स्थिति में अनलॉक की कोई बात होती नहीं अगर पुराने तरीके से देखा जाता। लेकिन कहीं ना कहीं कोई बात उठी और ये अनलॉक की तरफ स्थिति बनी, क्योंकि पब्लिक के अंदर गुबार बहुत पैदा हो रहा था। मैं ये भी जानता हूं कि नेताओं पे अपने तरीके के दबाव होते हैं, जैसा मैं पहले भी कह चुका। मोदी जी के संबंध में भी मैं कहता हूं कि निश्चित ही इतने बड़े पद पे हैं कि उन पे दबाव ना हो, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन इस दबाव को दूर करने का काम मोदी का स्वयं का नहीं है। अगर हमें उनसे अपने फेवरेबल कुछ फैसले लेने हैं तो हमें भी उस माहौल में मोदी जी को ये आश्वासन देना पड़ेगा कि हम आपके साथ हैं, आप करो इस चीज़ को। लेकिन अगर ये संख्या बहुत कम लोगों की हो तो इसका असर नहीं पड़ता। जैसे अभी मोदी जी अचानक आके कुछ ये बातें करने लग जाएं तो बहुत सारे लोग उनके खिलाफ हो जाएंगे और बहुत कुछ ऐसा अचानक माहौल बनने लगेगा कि मोदी जी गड़बड़ हो गए, मोदी जी गड़बड़ हो गए। लेकिन मुझे मोदी जी काफ़ी दिन से दिखाई नहीं दिए। आप नोटिस करो कि जो आदमी आपको हर बार एक सूचना, दुखद सूचना देने आया कि अब लॉकडाउन बढ़ रहा है, अब 21 दिन होगा, अब 14 दिन होगा, जो हर बार आपको सूचना देने आ रहा था, वो अचानक आपको खुशी की खबर देने नहीं आया। और एक मोटा व्यक्ति है उनके साथ में रहता, नाम नहीं लूंगा, मोटा ही है, तो वो मोटा व्यक्ति कभी नजर नहीं आया पिछले 2.5 महीने में। लेकिन मोटा व्यक्ति 2 दिन से नजर आ रहा है, मोदी जी नजर नहीं आ रहे। कहीं ये मोटा व्यक्ति सोनिया गांधी वाला काम तो नहीं कर रहा है जो मनमोहन सिंह को दबाव में सोनिया गांधी पीछे से करती हूं? मुझे तो शक है। सबूत तो मेरे पास कुछ भी नहीं, सबूत तो मेरे पास मेरे होने का भी नहीं। मैं शशांक हूं कि मैं आनंद हूं कि मैं सखा हूं, मैं सबूत कहां से लाऊं, मैं क्या हूं? तो सबूत तो मेरे पास मेरे होने का भी नहीं, लेकिन शक है। और उस शक के तहत मेरा ये फर्ज है, जैसे मैं हमेशा से कहा, मैं देश के नागरिक होने के नाते में अगर कोई बात गलत लगती है तो मैं विरोध भी करूंगा और मैं प्रधानमंत्री का भी विरोध करूंगा। लेकिन यहाँ मैं प्रधानमंत्री के लिए चिंतित हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं,
उनके लिए चिंतित हूं कि वो हैं कहाँ। उनको सामने आना चाहिए। ठीक है, वो सामने आएंगे तो कुछ चीज़ें पता लग जाएंगी कि वो क्यों नहीं आ रहे थे। उनको ये जवाब भी देना चाहिए कि आप कहाँ थे इतने दिन, क्या कर रहे थे। हो सकता है कि जब तक उन्हें सामने लाया जाए तब तक वो शायद फिर दबाव में आ जाएं, या ये भी हो सकता है कि वो दबाव से मुक्त होने के लिए इतने जिद पकड़ गए हों कि उन्हें सामने नहीं आने दिया जा रहा। अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि उनकी चिट्ठी तो आई है, उनका वॉइस भी आया है, एक रेडियो पे संदेश भी आया। तो रेडियो पे संदेश वो बैठ के नहीं देते हैं। रेडियो के संदेश के लिए एक उनकी ऑडियो क्लिप भेज दी जाती है, वो सुना दी जाती है। और किसी भी व्यक्ति की ऑडियो क्लिप बनाना आज की तारीख में बहुत आसान है। जबकि जिन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ साजिशकर्ता, वो तो यहाँ तक हैं, उनके पास यहाँ तक टेक्नोलॉजी है कि किसी व्यक्ति का क्लोन भी बना सकते हैं। अब ये बात जो मैं कह रहा हूँ, ये बात फिर और हाइट हो जाती है, शायद आप लोगों की फिर एक दिक्कत आ जाए समझने में, लेकिन आप समझिए वो बहुत ज़्यादा ऊंचे स्तर पे बैठे हुए लोग हैं, वो क्लोनिंग भी कर सकते हैं। लेकिन अभी कहाँ हैं, अभी हमारे मोदी जी कहाँ हैं, मुझे उनकी चिंता है। पहली बात तो ये मैंने इसीलिए बात आप लोगों के बीच रखी कि इस तरीके से इस समय ट्रंप के खिलाफ भी माहौल बन गया है। और ट्रंप जो भी कर रहा है वो अगर अपने तरीके से काम करता रहे तो वो धीरे धीरे WHO और विश्व बैंक इन सब को कंट्रोल कर सकता है। और विश्व बैंक को अगर किसी तरीके से दबा दिया जाए तो विश्व बैंक के नाम पे जो पूरी दुनिया इस समय कर्जे में डूबी हुई है, वो अचानक कर्जे से बाहर आ सकती है। हम और आप भी, अगर इंडिया के ऊपर कर्जे की बात कहें तो इतना कर्जा है कि हम सब के ऊपर 1-1.5 लाख रुपए से ज़्यादा का कर्जा है। हम सब के ऊपर, हमारे और आपके ऊपर 1-1.5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति से ज़्यादा का कर्जा है। और उसी की वजह से ये सब डॉलर महंगा और ये सब चीज़ें होती हैं। तो मैं तो चाहूँगा मैं कर्जे से मुक्त हूँ। उस मुक्त होने के लिए कोई ऐसी बड़ी पावरों को ही लगना पड़ेगा, ट्रंप जैसी पावर, या मोदी अपने तरीके से कुछ ऐसा करें कि आएँ और वो कहें हम अपनी इकोनॉमी खुद कंट्रोल करेंगे, अपनी मुद्रा खुद निकालेंगे, ये सारी चीज़ें। लेकिन इसी के बीच एक काम और हो रहा है जिस पे भी मुझे बात कहनी है, और वो हो रहा है कि हम सबका ध्यान भटकाने के लिए जैसे कोरोना खोला गया। अब इस पे सरकार का ये मत है, सरकार खासतौर केजरीवाल और ये सब लोग बड़े अच्छे से वो दे रहे हैं कि जो 60 दिन का समय हमने गुजारा है, ये हमने कोरोना के लिए तैयारी की है, हमने बेडों की व्यवस्था की है, हमने बहुत सारी चीज़ें की। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जब आप ये तैयारी कर रहे थे तो अकेले कमरे में बैठ के कर रहे थे, या आपके इस मंत्री या प्रशासन कुछ और भी लोग लगे हुए थे? क्योंकि मंत्री लोग तो गोल्फ खेल रहे हैं, कोई अपने घर में बैठा है वीडियो डाल रहा, हम भी लॉकडाउन में, तुम भी लॉकडाउन में। तैयारी कहाँ कर रहे थे? अपने घरों में बैठ के तैयारी कर रहे थे। और अगर बेड एड और सारी व्यवस्था कर ली गई है तो आज की तारीख में लोगों को क्वारंटीन रखने की बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है कि जगह नहीं है। अब यहाँ तक कि केजरीवाल जैसे लोग कहने लगे अब हम तो कहेंगे लोग घरों में क्वारंटीन हो जाएं। अगर उनको हो भी गया हो कोविड-19 तो उस कंडीशन में अपने घर में रहें, दवाई खाएं, ठीक हो जाएं। जब इतना ही सरल मामला था तो अभी तक हमको काहे खूंटे बैठा ला गया? इतना ही सरल मामला था तो अभी तक हमको काहे लॉकडाउन खिलवाया गया? और दूसरी चीज ये कि अगर आप ये कहते हैं कि अब लोगों में, जैसे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि लोगों में अब अवेकनेस आ गई, अब वो स्वयं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, गांव देहात तक में अवेकनेस फैल गई है, लोग खुद ही लोगों को घुसने नहीं दे रहे हैं, गांव में क्वारंटीन रखवा रहे हैं। इसे अवेकनेस नहीं कहते डियर, इसे भय कहते हैं। जो लोग ऐसी बात करते हैं उन्हें समझ लेना चाहिए कि ये भय होता है, ये अवेकनेस नहीं होती। अवेकनेस बहुत दूसरी बात है। अगर अवेकनेस की बात कहें, कहाँ है अवेकनेस? आपके लोग जो निकले हुए सड़कों पे, कहीं कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा? कहीं कोई कह रहा भैया 2 मीटर दूर रहो? ऐसा एक भी वीडियो दिखाओ जब कोई एक आदमी सड़क पे जा रहा होगा 2 मीटर दूर, 2 मीटर दूर, 2 मीटर दूर, ऐसा कुछ कह रहा हो? नोबडी, कोई भी नहीं कह रहा। तो ये जो सब चीजें हैं, अचानक ये सब जो माहौल बना के खोल दिया गया, खोलना इनकी मजबूरियों में एक था कि कहीं ना कहीं पब्लिक का प्रेशर अब बढ़ने लगा था। मैंने अपने ही वीडियोस में देखा था कि पहले गाली देने वालों की संख्या बहुत होती थी, अब शायद गाली देने वाले दिखाई नहीं देते।
हाँ, आज मैं कुछ नया कह रहा हूं तो शायद फिर एक दो लोग आ जाएं, तो कोई बात नहीं, वेलकम है उनका। लेकिन पब्लिक के ऊपर जो बात थी वो खुद के जीवन का एक प्रेशर बहुत बन गया था। फिर मजदूरों के साथ जो कुछ हुआ, अजीब सी घटना थी, सबको परेशान करके फेंक दिया गया, फिर अचानक खोल दिया गया। लेकिन इन सब से ध्यान भटकाने के लिए कि अब हम कोविड की चर्चा ना करें, अब चाइना के साथ युद्ध की एक थोड़ी सी खेल होने जा रहा है। मैं युद्ध नहीं होने कह रहा हूं, मैं खेल होने जा रहा है। खेल होगा थोड़े दिन, थोड़े बम वो फेंकेंगे, थोड़े बम ये फेंकेंगे, फिर थोड़े औरतों से जेवर मांगे जाएंगे, है ना, ए वतन जैसे गाने चलेंगे टीवी पे, हम सब झंडे लहराएंगे, चाइना की माँ बहनें कर देंगे, ऐसे पोस्टें आएंगी, और पोस्टें आएंगी उन्हीं मोबाइल से जो चाइना से लिए गए हैं। ये खेल चलेगा, युद्ध नहीं है। मैं इसे युद्ध नहीं मानूंगा, होने वाला है, ये पक्का है। एक व्यवस्था बन गई है कि हम सबका ध्यान भटकाया जाएगा और हमें लगेगा कि कोविड से बड़ी समस्या अब चाइना से युद्ध हो गया, ऐसे हम डर जाएंगे। फिर कोविड थोड़े दिनों बाद जब हम ये सब चीज़ों की झंझटों से क्वेश्चन पूछना बंद कर देगी पब्लिक नेताओं से और फिर सामान्य होने लगेगी और भयभीत तो है, तो फिर उसे दोबारा कहेंगे कि भाई तुम पहले तो एक बार जेल जा चुके हो, दोबारा फिर चलते हैं। जो मालूम है, जो एक बार जेल ना गया हो उसे बहुत डर होता है, लेकिन जो एक बार भी जेल चला जाए उसे डर निकल जाता है, वो कहता है दोबारा चले जाएंगे, क्या दिक्कत है, हमें मालूम है क्या होता है। तो जो क्वारंटीन या जो आपके लॉकडाउन में घरों में रहे, पहली बार बहुत दिक्कत थी, इतना लंबे समय रखोगे तो आफत हो जाएगी, तो पहली बार तो आसानी से रख दिया। अब की बार अगर किसी वक्त सोचो आए, वो मोटा आदमी आए किसी वक्त, मोटा आदमी आके कहे कि भाइयों बहनों, मतलब वो ऐसा नहीं, वो कुछ और बोलता है, मैं तो उसकी आवाज़ भी नहीं निकाल पा रहा, तो वो आके आपसे कहे कि चलते फिर 1 महीने के लिए हो आते हैं, लॉकडाउन, तो आप कहोगे 1 महीने के लिए कोई बात नहीं, हम तो पहले 3 महीने झेल चुके हैं, चले। तो फिर हम उन आदतों की तरफ बहुत आसानी से बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ ये सब वीडियो बोलने के पीछे मेरा मकसद थोड़ा सा दूसरा है। अब उस मकसद पे सीधे आते हैं। वो मकसद ये है कि मैं चाहता हूँ कि अब बड़ी संख्या में लोग संगठित हों ज़मीन के तल पे, संगठित हों फेसबुक के तल पे, सोशल मीडिया के तल पे, गुप्त रूप से संगठित हों, और वो संगठित हों और एक हम ऐसा कोई संगठन बनाएं कि जब भी कोई हमारे देश का नेता हमारे फेवरेबल काम करे तो हम सब मिलके उसको सहयोग करें। जिस प्रकार हम हिंदू मुस्लिम के नाम पे सहयोग कर देते हैं, जिस प्रकार हम और चीज़ों के नाम पे कर देते हैं, मुझे लगता है कि अब समझदारों के चुप बैठने का वक्त नहीं है। जो भी आप में से समझदार लोग हैं, उस संगठन की तरफ अब एक कदम बढ़ाया जाना चाहिए, और 2-3 दिन के अंदर ही मैं उसकी रूपरेखा आप लोगों के सामने रखूँगा। निश्चित ही हमेशा की तरह थोड़ी सी गालियाँ मिलेंगी, मुझे अच्छी लगती हैं, खा लूँगा, लेकिन मैं अपना काम करूँगा। आप में से जो भी मित्र जिनको भी ये लगता हो कि हाँ इस संबंध में बात हो सकती है, ये एक अच्छा कदम हो सकता है, हम एक ऐसा माहौल जल्दी से जल्दी बना सकें कि अगर मोदी जी कोई अच्छा काम करते हैं हमारे देश के लिए, उन लोगों के खिलाफ कुछ करते हैं, अपनी मुद्रा लाते हैं या विश्व बैंक के लोन पे रोक लगा देते हैं, हम वापस नहीं करेंगे जैसे अमेरिका 10 सालों से नहीं कर रहा, अगर इस तरीके की कोई चीज़ें जो हैं मोदी जी करते हैं, तो हमें लगता है कि हमारा संगठन उनको सहयोग करेगा। हम अपने तरीके से उनके साथ में होंगे और ये संगठन हमारे देश की रक्षा के लिए ज़्यादा काम करेगा। मैंने इन सब बातों से आपको अवगत कराया, सिर्फ इसलिए कराया ताकि आप अपने तरीके से इस पर खोजबीन करें कि मैं कहाँ सही हूँ, मैं कहाँ गलत हूँ। मैं हमेशा लाइव आता हूँ, उसका रीज़न ये है कि मेरे पास वो कंप्यूटर पे बैठ के और वो एक वीडियो ग्राफिक डाल के इधर ये दिख रहा, उधर ये दिख रहा, इधर देखो मुद्रा दिखाई दे रही है, इधर लोग दिखाई दे रहे हैं, ऐसे वीडियो में बना नहीं पाता और मुझे लगता है कि उसमें समय जाया होगा। इसलिए मैं आपके बीच लाइव आके अपनी बात कहता हूँ, जैसा भी अपने शब्दों में, ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ नहीं, अपने शब्दों में बात कहता हूँ। लेकिन एक अब जो है एक ऐसा जो संगठन टाइप की बात होगी जो फेसबुक पे या किसी चीज़ पे पेज वगैरह और ये सब बन के
वहाँ पे मैं उन विद्वानों के भी वीडियोज़ और सब चीज़ें आप लोगों को डाल के दिखाऊँगा जो अपने अपने ढंग से इस पे बहुत लगे हुए हैं और दुनिया के बहुत अच्छे दिमाग हैं। तो मुझे अभी इतना ही कहना था कि हम सबको मोदी जी की चिंता होनी चाहिए। हमारे देश के वो प्रधानमंत्री हैं, अगर उनको किसी तरीके की समस्या है तो हम उसके पहले शिकार होंगे। तो हम सब मोदी जी के लिए चिंतित हों और पोस्ट डालें, मोदी जी कहाँ हैं, आप सामने आइए, हमें आपको देखना है, हम आपके लिए चिंतित हैं। ऐसे करके पोस्टें थोड़ी सी अगर डाल सकें और ज़्यादा बड़ी संख्या में इसको किसी तरीके से लोग प्लान करें, अच्छे से फैलाएं। आप लोग मेरे को भी भेज सकते हैं कि हमने ये किया, हमें अच्छा लगेगा, हम उसको डालेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसा कुछ प्रयास करें। तो मोदी जी के लिए जो है इस समय चिंतित होने का वक्त है। तो फिलहाल आज इतना ही, और मैं 2 दिन के अंदर आपके पास आ रहा हूँ एक नए तरीके की बात लेकर।